हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइडिंग लिमिटलेस। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ। इतना टाइम मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मैं इसकी सेकंड सर्विस का वेट कर रहा था कि एक बार सेकंड सर्विस हो जाएगी उसके बाद अच्छे से रिव्यू करूँगा, क्योंकि मेरे को फिर थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। तो चलो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस करी है उसका भी बताऊँगा। तो देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जो बाइक आपके सामने खड़ी है ये यामाहा की R15 वर्जन 3 है और इसका जो मॉडल है ये 2021 मॉडल है, जो लेटेस्ट वाला मॉडल है। और ऊपर से प्लेन जा रहा है, चलो प्लेन चला गया। और ये फ्यूल इंजेक्टेड है और इसका वेट 142 kg है, तो इसको हल्का भी नहीं कह सकते, भारी भी नहीं कह सकते। बट जब आप इसको पीछे कर रहे होगे या ट्रैफिक में या फिर आप किसी स्लोप पे हो तो आपको भारी ये लगने वाली है। वैसे तो चलाते हुए तो भारी नहीं लगती। प्राइस इसका मेरे को पड़ा था 1,80,000 ऑन रोड। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, शोरूम टू शोरूम डिपेंड करता है। और इंजन स्पेक्स की बात करते हैं अब। जो इसका इंजन है वो 155 सीसी का इंजन है और ये 18.6 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी इसकी 11 लीटर्स की है। ब्रेकिंग की अब बात करते हैं। ब्रेकिंग इसमें डुअल डिस्क ब्रेक्स है, ये देखो आगे भी डिस्क ब्रेक है और जो पीछे की साइड है पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक्स है। तो डुअल डिस्क है और डुअल चैनल ABS है। तो ये बेस्ट बात है क्योंकि जो पुरानी वाली वर्जन 2 थी उसमें ABS नहीं था, तो उस पर लोग ब्रेक मारते ही गिर जाते थे। तो इसमें अच्छा है, डुअल चैनल ABS दे रखा है। और कंफर्ट की बात करते हैं तो देखो ये स्पोर्ट्स बाइक है। कंफर्ट इसमें अगर शॉर्ट राइड कर रहे हो तो 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको रिस्ट पेन होने लगेगा और थोड़ा बहुत शोल्डर पेन भी होने लगेगा। तो ये है। और मेंटेनेंस कॉस्ट बता देता हूँ। मेरे को अभी 5 महीने हुए हैं, 5,000 किलोमीटर मैंने कर लिया है। तो अभी तक जो इसमें खर्चा आया है वो खाली सर्विस का ही खर्चा है। 2 सर्विस थी, 1000 रुपीज़ की हो गई अप्रॉक्सीमेटली। तो ज़्यादा कुछ ऐसे कभी खर्चा आया नहीं है। वो मैं इसका जब लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँगा 1 साल बाद उसमें बताऊँगा अगर कुछ हुआ तो। बाकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसका सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। आगे देखो टेलीस्कोपिक फॉक्स दे रखे हैं और जो पीछे है पीछे मोनोशॉक है। मोनोशॉक भी दिखा देता हूँ, ये देखो एकदम अंदर की साइड है, शायद ये आपको दिख रहा होगा वो रहा। तो ये इसका मोनोशॉक है। और फोक्स जो इसके आगे है ना, इसमें मेरे को एक बात थोड़ी वो लगी, जैसे ये जो इसके सस्पेंशन है ये नॉर्मल वाले हैं। जो बाहर वाला जो R15 आती है जो बाहर वाली, उसमें ये अपसाइड डाउन है। तो अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन होता है वो थोड़ा बेटर होता है। बट जो इंडिया वाला वेरिएंट है उसमें यामाहा ने नॉर्मल वाले सस्पेंशन दे रखे हैं। तो एक ये है। बाकी माइलेज इसकी क्लेम करते हैं 45 किलोमीटर पर लीटर। तो मेरे को अराउंड उतनी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, अराउंड 40 to 45 मिल रही है। दोबारा प्लेन आ गया। बाकी एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। देखो पहला प्रो जो मेरे को इसका लगा, जो बहुत बड़ा प्रो है मेरे लिए, वो है इसके लुक्स। देखो जहाँ पर भी आप ये बाइक लेके जाओगे कोई से भी कलर में, ग्रे में, ब्लू में या फिर ये जो मिडनाइट डार्क नाइट एडिशन है, लोग इसे देखेंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे। इस बाइक को टाइम हो गया काफ़ी लॉन्च हुए हुए, बट फिर भी मतलब इसके लुक्स इतने अच्छे लगते हैं। पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, तभी मैंने लिया है। तो जब भी आप ये चलाओगे ना लोग आपको देखेंगे। तो नंबर 1 प्रो जो है इसका वो है इसके लुक्स। तो दूसरा बताता हूँ, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। तो जैसे अगर आप इसको तेज़ चला रहे हो या फिर कॉर्नर्स में ले जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप गिरने वाले हो, तो गिरने की फीलिंग नहीं आती क्योंकि इसका सस्पेंशन भी हार्ड है, तो आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग देता है। ब्रेक्स की बात करें, वही डुअल डिस्क है, आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क और डुअल चैनल ABS है। तो ABS करता क्या है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप जैसे
40-50 या किसी भी स्पीड पे चला रहे हो और अचानक से अगर आप ब्रेक मारोगे तो टायर लॉक हो जाता है। तो टायर लॉक अगर हो जाता है तो आप स्लिप हो जाते हो। इसमें क्या है, अगर आप ब्रेक मारोगे, समझ लो आगे वाली मारी या पीछे वाली, क्योंकि दोनों पे ही ABS है, तो होगा क्या कि जो टायर है ना वो रुकेगा, बट वो एकदम मिली सेकेंड्स में ना, मतलब मिली सेकेंड्स में वो रुकेगा। और कैसे बताऊँ, मतलब इसको एक्सप्लेन करना मेरे को आ नहीं रहा। मतलब वो एकदम डायरेक्टली नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे करके रुकेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, बट आपका टायर लॉक नहीं होगा और आप फिसलोगे नहीं। तो ये होता है ABS का फ़ायदा। तो इसमें डुअल चैनल ABS है, काफ़ी अच्छी बात लगी। फिर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो LCD है, तो एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सारा डिजिटल है, इसमें कुछ भी एनालॉग नहीं है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, रात को देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट कलर की बैक लाइट है इसमें। और बाकी जो इसकी लाइट्स है, एक बार चला के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें LED लाइट्स हैं, इसमें नॉर्मल बल्ब नहीं है, तो ये मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और हेडलाइट्स भी LED है। और जो टेल लाइट है, एक बार टेल लाइट भी दिखा देता हूँ। टेल लाइट भी जो इसकी है वो LED है। तो जैसा कि आप देख सकते हो R1 में भी ऐसे, जो फ्लैगशिप बाइक है यामाहा की, उसमें भी ऐसी ही लाइट्स आती हैं। तो एक बार साइड से देख लो, ये ऐसे 3 स्टेप्स में है। तो ये इसकी लाइट की सिचुएशन है, पूरी LED। बाकी स्विच क्वालिटी जो है, स्विच क्वालिटी भी बाइक की बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि बेकार स्विचेज़ हैं। स्विच भी इसके एकदम बढ़िया क्वालिटी के स्विचेज़ हैं। हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, तो लोगों को लगता है कि इसमें मतलब अलग से हॉर्न लगा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। बहुत ही तेज़ हॉर्न है इसका, तो दैट इज़ वेरी गुड। अनलाइक जुपिटर जिसमें लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, तो इसका हॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गली में बजाओगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पीड की बात करें, ये 145 प्लस चली जाती है। मैंने इतनी चलाई नहीं है क्योंकि मैं इतना तेज़ चलाता नहीं हूँ, बट 145 की इसकी, 145 से ऊपर की इसकी स्पीड है। क्योंकि यामाहा का इंजन देखो बेस्ट है, तो दैट इज़ वाई इसकी स्पीड इतनी पहुँच जाती है। तो ये महंगी भी इसलिए इतनी काफ़ी है क्योंकि 155 सीसी की बाइक 145 प्लस जा रही है, तो इसका इंजन काफ़ी अच्छा है। तो और इस प्राइस में 200 सीसी की आप बाइक्स ले लोगे और ये 155 है, तो एक ये भी बात है। और इंजन काफ़ी पावरफुल है 150 सीसी में, बेस्ट इन द सेगमेंट। इससे पावरफुल इंजन आपको नहीं मिलेगा 150 सीसी में। बाकी कूलिंग सिस्टम जो इसका है, क्योंकि इतनी पावर ये प्रोड्यूस करती है, तो एक बार कूलिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। अंदर लगा हुआ है रेडिएटर। तो होता क्या है कि इसमें कूलेंट डलता है बाइक में, तो जैसे जैसे आपकी बाइक गर्म होती रहती है, जो कूलेंट है, कूलेंट जाएगा रेडिएटर के अंदर, और रेडिएटर में पीछे फ़ैन लगे होते हैं। तो जो कूलेंट है वो रेडिएटर में जाएगा और उसे ठंडा करेगा, और अगर वो ठंडा नहीं कर पा रहा तो फिर फैंस भी चलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा भी चलाओगे, 5-6 किलोमीटर ही चलाओगे, इसके ना फैंस शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ओवरहीट कर रही है बाइक, ख़राब हो जाएगी, ये है वो है, आवाज़ कर रही है। तो वो एक्चुअली आवाज़ तो कर रही है, बट वो एक्चुअली इंजन को ठंडा कर रही है। क्योंकि अगर इंजन ठंडा नहीं होगा तब होगी ना बाइक ओवरहीट। तो जैसे आप देख सकते हो, ये इसका कूलेंट है, यहाँ पर एकदम छुपा हुआ है फेयरिंग के वहाँ पर। तो ये इसका कूलेंट है, कूलेंट उसमें रेडिएटर में जाता है और उसको ठंडा करता है। तो इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी इसका जो सस्पेंशन है ना, वो प्रो में भी आ सकता है, कॉन में भी आ सकता है। अब वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग चाहिए, तो अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होगा ना बाइक का, तो वो बाइक बाउंस करेगी और आपको ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं देगी। कॉर्नर्स में या फिर स्ट्रेट लाइन में भी आपको कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका सस्पेंशन हार्ड है। तो अगर आपको हैंडलिंग के लिए चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको कंफर्ट के लिए चाहिए, तो कंफर्ट के लिए तो फिर ये ज़रा भी नहीं है। क्योंकि आपको कोई भी छोटे छोटे गड्ढे में जाओगे या बहुत बेकार रोड पे चलाओगे, आपको हर एक बम्प आपके हाथ में पता लगेगा। तो ये प्रो में भी आ सकता है, कॉन में भी आ सकता है। तो ये तो इसके सारे प्रोज थे जो मैंने अभी आपको बताए। अब इसके थोड़े कॉन्स बता देता हूँ। देखो, जो फ्रंट इसकी हेडलाइट है ना, वो बहुत कूल लगती है, बट जो इसका थ्रो है, इसका थ्रो बहुत ही कम है। अगर जैसे समझ लो ये लाइट जल रही है, तो इसको जाना चाहिए एकदम आगे तक, बट ये एक्चुअली खाली यहीं तक जाएगी। तो वो दिखने में बहुत कूल है, बट वो उसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये मेरे को एक बहुत बेकार बात लगी। मतलब इसमें अलग कुछ लाइट का करना पड़ेगा। बाकी इसमें सब LED है। जैसे देखो, आगे LED है, पीछे मैंने आपको दिखा दिया था कि LED लाइट है। बट जो इसकी इंडिकेटर है, इंडिकेटर इसके बल्ब वाले थे, बट मैंने इसके इंडिकेटर चेंज करा रखे हैं। मतलब अंदर जो है, जो बल्ब है, वो मैंने LED करा रखा है।
तो अगर आप ये एलईडी दे रहे थे, पीछे वाली लाइट एलईडी दे रहे थे, तो आप फिर इसको भी एलईडी दे देते, बट इन्होंने इसमें बल्ब दे दिए, तो ये मैंने स्विच करा रखे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, ये एक कॉन में बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी आपको ओडोमीटर दिख रहा है, स्पीड दिख रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर और फ्यूल का दिख रहा है। बट इसमें अगर आपको टाइम देखना है तो आपको बटन्स क्लिक करने पड़ेंगे नीचे, और फिर जाके आप इसमें मतलब ओडोमीटर की जगह टाइम आएगा या फिर फ्यूल इकोनॉमी आएगी, मतलब कुछ भी आपको अगर अलग देखना है तो इसी छोटे से डिस्प्ले में आएगा। अब इसमें इनको टाइम दे देना चाहिए था कहीं साइड में हमेशा के लिए, कि मतलब आपको टाइम के लिए बटन ना दबाना पड़े, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टाइम दिखना चाहिए था। तो ये एक मेरे को चीज़ लगी। और इंजन का बताता हूँ। अब इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट इसमें वाइब्रेशंस होती है क्योंकि देखो सिंगल सिलेंडर बाइक है, ये डुअल सिलेंडर नहीं है। तो हैंडल बार पे आपको थोड़ा सा पता लगेगा, हैंडल बार पे कि वाइब्रेशन हो रहे हैं। फुट पेग्स पे ज़्यादा पता नहीं लगता, बट थोड़ा बहुत पता लगेगा, क्योंकि देखो अब इंजन है तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम स्मूथ चलेगी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप बाइक भी चला रहे हो, पता आपको लगेगा कि बाइक चला रहे हो। तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन करता है, बट इतना मतलब इशू नहीं है। बाकी पिलियन सीट की बात करते हैं। देखो आगे वाले के लिए सीट बहुत ही चौड़ी है, अब पीछे वाले के लिए जो सीट है ना, ये वीडियो में लग रही होगी बड़ी, बट एक्चुअली में ये बहुत ही छोटी सीट है। तो इसमें जो बंदा बैठता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं तो कभी पीछे बैठता नहीं, बट जो मेरे पीछे बैठता है वो हमेशा बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीट है। बाकी एक और बताता हूँ आपको इसका कौन। आप इसकी जैसे चेन देख सकते हो, ओपन चेन है, ऊपर खाली गार्ड लगा हुआ है और पूरी चेन ओपन है, आपको पूरी चेन दिख रही है। तो ये इस बाइक का कौन नहीं है, ये हर बाइक का कौन है जिसमें ओपन चेन सिस्टम होता है। तो जो कौन है, जो मतलब प्रॉब्लम है इससे, प्रॉब्लम ये है कि आपको हर 500 किलोमीटर पे चेन को क्लीन करवाना पड़ता है और इसको लूप करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी चेन ख़राब हो जाएगी, टूट भी सकती है मतलब। तो मेरे तो 500 किलोमीटर काफ़ी जल्दी आते हैं, तो मैं तो एवरी 1000 किलोमीटर पे कराता हूँ। बट अगर आपकी चेन ओपन है तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार बाइक ख़रीद ली और बस इसमें ऑयलिंग करा रहे हो, क्लीन भी नहीं कर रहे तो चल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है। बाकी इसकी जो टूल किट है, टूल किट के नाम पे धोखा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। टूल किट होनी चाहिए बाइक में जिससे आपका टायर खुल जाए या और भी चीज़ें हो जाए। इसकी एक बार आपको टूल किट दिखाता हूँ। इसकी जो टूल किट है ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो टूल किट है, अच्छा वो भी अभी इसमें मेरे को नहीं दिख रहा। यहाँ पर बस एक आई गेस मैंने निकाल लिया होगा, यहाँ पर बस एक स्क्रू ड्राइवर है इसकी टूल किट में, और इसकी टूल किट में कुछ भी नहीं है। मतलब सीट के नीचे वैसे स्टोरेज इतनी है नहीं, बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे सकते थे और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, खाली एक बस एक स्क्रू ड्राइवर है। तो स्क्रू ड्राइवर से अपना टायर खोल सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते एक स्क्रू ड्राइवर से, मतलब तो एकदम यूज़लेस लगा मुझे। तो ये था इसका टूल किट की सिचुएशन कि यार अगर इतने पैसे ले रहे हो तो कम से कम एक टूल किट तो दे दो। नहीं, बट इन्हें खाली एक स्क्रू ड्राइवर देना था। तो ये इसका एक कौन है। बाकी बताता हूँ आपको। और आगे का टायर और पीछे के टायर में कोई दिक्कत नहीं है, MRF के टायर्स हैं। बट जितनी महंगी ये बाइक है तो इसमें जैसे ये 140 सेक्शन का टायर है, ये एटलीस्ट अगर 150 सेक्शन का होता ना तो ये और वाइड लगता, क्योंकि अगर आप पीछे से देखोगे ना बाइक तो आगे से तो बहुत चौड़ी है बट पीछे से थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो अगर ये टायर थोड़ा सा वाइड दे देते ना तो काफ़ी अच्छा होता। एक सेक्शन पीछे बढ़ा देते और एक सेक्शन आगे बढ़ा देते तो थोड़े बड़े टायर कर सकते थे, बट अभी जो है वो है। और बताता हूँ आपको, हाँ, इसमें जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक देखने में कितनी बड़ी है, मतलब पूरी बाइक फ्यूल टैंक ही है बस, एक तरीके से ये देख लो। मतलब सीट भी इतनी बड़ी नहीं है, सब चीज़ एकदम नॉर्मल है। फ्यूल टैंक का एक बार साइज़ देखो, कितनी बड़ी फ्यूल टैंक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो फ्यूल टैंक का जो इशू है वो दिखने में बहुत बड़ी है, बट जो उसके अंदर पेट्रोल आता है ना वो खाली 11 लीटर आता है। तो इतनी बड़ी बाइक में जिसकी माइलेज भी मतलब 40s में आती है, तो इसमें कम से कम अगर इतनी बड़ी टैंक बनाई है तुमने मतलब, तो उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 14 लीटर की होती, 15 लीटर की होती। बट इसमें जो टैंक है वो खाली 11 लीटर की है। ये सारा लुक्स है, जो इसके अंदर एक्चुअली में जहाँ पर पेट्रोल जाता है वो काफ़ी छोटा है। तो एक ये बात है। बाकी अब पोर्शन जो वीडियो का है इसमें मैं आपको मॉड्स बताऊंगा। बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि इस बाइक में क्या क्या करवा रखा है, आप हमें मॉड्स बताओ। तो अब मैं सारे इसके मॉड्स बताता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें पूरा एकदम डिटेल में कवर कर रहा हूँ।
जो ताकि आपको मतलब अगर ख़रीदनी है या इसमें कुछ करवाना है ऐसी अपनी बाइक में, तो आपको एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो से, तो आप करवा सकते हो। मॉड्स अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टिकर्स, वो तो आपको देखते ही एकदम पता चल गया होगा। टैंक पे स्टिकर्स हैं, यहाँ स्टिकर्स हैं, नीचे भी स्टिकर्स हैं, हर जगह मतलब स्टिकर्स मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरे को ये बहुत ब्लैंक सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने हर जगह स्टिकर करवा रखे हैं। अब जैसा कि आप टैंक का एग्जांपल ले लो, अगर इस टैंक पे जैसे टैंक पैड लगा हुआ है यामाहा वाला और ये सब चीज़ें लिखी हुई है, अगर ये कुछ भी नहीं होता तो ये खाली एक ब्लैक कलर की टैंक होती और इस पर कुछ भी नहीं होता, एकदम प्लेन टैंक। मतलब यामाहा का भी जो लोगो दे रखा है ऊपर दे रखा है, बाकी साइड में कुछ भी नहीं है, ये सारा लगाया हुआ है। तो स्टिकर्स हैं, मॉडिफिकेशंस, वो तो आप अपने हिसाब से जो आपको स्टिकर लगवाना है वो आप लगवा सकते हो। तो एक इसका ये था पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा जो है, जो इसका वाइज़र है, वाइज़र अगर आप देखोगे ये ब्लैक हो रखा है, शाइनी ब्लैक। तो पहले ये आता है एक्चुअली सी थ्रू वाला वाइज़र, ये होता है सी थ्रू, बट वो गंदा हो जाता है काफ़ी, वो येलो होने लगता है। पहले मतलब थोड़ा वाइट सा होता है, फिर येलो होने लगता है, तो उससे मैंने ब्लैक वो करा रखा है, क्या कहते हैं, ब्लैक रैप करवा रखा है शाइनी वाला। तो ये है। बाकी नीचे आप देख सकते हो, नीचे विंगलेट है। तो जो विंगलेट है अभी इसमें आपको दिखाता हूँ कि विंगलेट का जो मतलब पर्पज़ है, वैसे पर्पज़ इसका कुछ होता नहीं है, ये दिखने के लिए नॉर्मली ये डाउन फोर्स प्रोवाइड करता है, बट इस बाइक में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक तरीके से इसका मेरे को लुक अच्छा लग रहा था, बहुत लोग लगा रहे थे, तो इसलिए मैंने विंगलेट लगा रखा है। तो ये होता है, ये है इसका दूसरा मॉडिफिकेशन, सॉरी तीसरा। फोर्थ, जो आगे सस्पेंशन आपको गोल्ड कलर के दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ये भी रैप है, ये पेंट नहीं है, ये रैप है, और ये कंपनी से भी गोल्डन नहीं आए हैं। तो ये भी मैंने रैप करा रखा है गोल्डन में, मेरे को अच्छा लग रहा था गोल्ड, तो दैट इज़ वाई। बाकी उसी के अगर आप नीचे देखोगे, ये इसका फोक प्रोटेक्टर है, अगर बाइक गिरती है तो ये एरिया इसका प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये एक लगा हुआ है, ये दोनों साइड आता है आगे के टायर के लिए। सो ये है। बाकी इसमें नीचे दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पर रेडिएटर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक गार्ड आता है, ताकि जैसे अगर आप चला रहे हो और छोटे छोटे पत्थर या कोई भी डेबरी है वो अगर इसमें लगेगी ना, तो ये ख़राब हो सकता है। तो अभी वो मैंने लगा नहीं रखा, तो इस पर जब लगाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें अपडेट कर दूंगा। तो इसमें रेडिएटर गार्ड लगवाना है अभी। बाकी और दिखाता हूँ आपको, सीट कवर्स जो हैं, ये आपको देखने से कवर लग भी नहीं रहे होंगे, लग रहा होगा कि नॉर्मल सीट है, बट ये सीट कवर मैंने लगवा रखे हैं। तो ये करोल बाग से लगवाए थे कस्टम, और उनके पास अलग अलग तरीके के मतलब मटेरियल्स होते हैं, तो ये मटेरियल मैंने चूज़ करा था जो थोड़ा ऐसे, आप जैसे इसका टेक्सचर देख सकते हो। तो ये वाला मैंने सीट कवर लगाया था, प्राइस भी मेरे को अच्छा मिल गया, और यामाहा का जो शोरूम में मिल रहा था वो बहुत ही महंगा था, मतलब इसका डबल रेट था। तो मैंने अपनी मनपसंद सीट कवर लगा रखी है। और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयरिंग बाइक का पार्ट, इसके फ्रेम स्लाइडर्स। अब ये होते क्या है, ये भी अलग से लगाने पड़ते, कंपनी नहीं लगा के देती। जो फ्रेम स्लाइडर है, अगर आपकी बाइक जैसे ऐसे खड़ी है, समझ लो अभी बाइक खड़ी है ऐसे, अब अगर बाइक गिर जाती है तो सबसे पहले आपकी फेयरिंग टूटेगी, जो आपका साइड का सारा फाइबर का पार्ट है ये टूटेगा। तो जो फ्रेम स्लाइडर है ना, वो देखो थोड़ा बाहर निकला हुआ है फेयरिंग से, तो आपका इंडिकेटर से थोड़ा अंदर है, इंडिकेटर टूट जाएगा, वो तो चलो नया आ जाता है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट ये जो है ये आपकी फेयरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया होता है। तो अगर आप थोड़ी मतलब कम स्पीड में भी चला रहे हो और अगर आप गिर गए तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब आपके पैर भी प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पहले लगेगा आपके पैर से, और दूसरा आपकी फेयरिंग प्रोटेक्ट होगी। बट अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हो तो इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये एक नॉर्मली एक देखो, अगर आप ये नॉर्मली एक डंडा है, ये कुछ ऐसा है नहीं। तो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है कि आप खड़े हुए आपकी बाइक गिर गई या कम स्पीड में गिरी तो प्रोटेक्ट करेगा, ज़्यादा स्पीड में ये नहीं प्रोटेक्ट करेगा। तो फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं। और बाकी मैंने फ़ोन होल्डर लगा रखा है, क्योंकि जीपीएस में काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसका एक रबड़ आप देख सकते हो खो गया है, तो अगर आप ऐसे लगाते हो तो इसमें ना इसको निकाल के इसके अंदर फेविक्विक से चिपका दो, ताकि ये कभी टूटे ही ना, बेस्ट। तो मेरे दोस्त ने ये बताया था, उसने फेविक्विक लगा रखी है इसके अंदर। तो ये एक टिप है कि इसके अंदर लेते ही ना इसको सब रबर्स निकालो और इसमें फेविक्विक अंदर भर दो, तो एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। बाकी हैज़र्ड फ्लैशर लगा रखा है मैंने, जो आप ये देख सकते हो इधर। तो ये करता क्या है, ये हाईवे पे काम आता है। जैसे अगर आप हाईवे पे चला रहे हो या बाइक ख़राब हो गई या आप कहीं रुके हुए हो, तो उसमें होता क्या है, जो आपको इंडिकेटर है, जो आपके इंडिकेटर सारे ब्लिंक करते हैं, तो इसमें पैटर्न्स होते हैं। ये एक डिज़ाइन में खाली नहीं होता,
जो आप डिज़ाइन में सेट करना चाहते हो, आई गेस 20 पैटर्न्स होते हैं, तो वो आप जब उसको ऑन करोगे तो वो अलग अलग पैटर्न में ब्लिंक करेगा, तो वो उसलिए होता है। और बाकी वो बेटर एलईडी के साथ ही काम करता है, मतलब बेटर इसलिए मैंने एलईडी इसमें लगा रखे हैं जो इसके इंडिकेटर हैं। इसमें जो बल्ब है, जैसे आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चिप्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको एलईडी वाला करा रखा है, क्योंकि हैज़र्ड फ्लैशर लगा रखा है, तो ये करता है हैज़र्ड फ्लैशर। और प्लस इसमें एक और अच्छी बात है जो इसी हैज़र्ड फ्लैशर में है कि जैसे समझ लो ये ऑन है तो आपके चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। अब अगर आप लेफ़्ट इंडिकेटर देना चाहो तो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल वाला लगाते हो, मतलब बस वायरिंग को कट करा के या ऐसा कुछ लगाते हो चीप सा, तो उसमें क्या होता है ना, आपका इंडिकेटर काम ही नहीं करेगा। आपको पहले वहाँ से बटन बंद करना पड़ेगा, उसके बाद आप लेफ़्ट वाला दोगे तब लेफ़्ट वाला चलेगा या राइट वाला चलेगा। तो बार बार ना आपको इस बटन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा जो नॉर्मल वाले होते हैं। बट ये वाला जो है, जो सिमटेक का मैंने लगा रखा है, जो बेस्ट होता है, इसमें क्या है कि इसमें ना कट ऑफ भी हो जाता है। तो जैसे आप चारों इंडिकेटर आपके ब्लिंक कर रहे हैं, आपको लेफ़्ट मुड़ना है, आपने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया तो वो फ्लैशर बंद हो जाएगा और लेफ़्ट वाला चलने लगेगा। और जैसे ही आप लेफ़्ट इंडिकेटर बंद करोगे या राइट इंडिकेटर बंद करोगे, वो सारा जिस पैटर्न में आपने सेट करा था उसी पैटर्न से वापस चलने लगेगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी एग्जॉस्ट में मैंने कवर लगा रखा है, लोगों को लगता है एग्जॉस्ट ही अलग है कस्टम, बट नो, दिस इज़ नॉट अ कस्टम एग्जॉस्ट। ये जो है ब्लू और येलो कलर का, ब्लू येलो पर्पल, ये बेसिकली एक कवर आता है बस, तो ये मैंने कवर लगा रखा है इस पर, एग्जॉस्ट कवर चमकता रहता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, तो एग्जॉस्ट कवर लग रखा है। बाकी मैंने यहाँ पर एक इसके ऊपर एक टायर हगर आता है, तो वो मैंने हटा रखा है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा मतलब मुझे दिखा नहीं। तो अब देखो, जैसे पीछे मड गार्ड लगा हुआ है, तो जैसे अगर मिट्टी उड़ रही है या कीचड़ उड़ रहा है तो वो फिर भी नीचे ही जाएगा, मतलब आपके ऊपर तो स्प्रे नहीं करेगा। तो वो जो था वो बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टायर का कवर सा था, छोटा सा, तो जब मिट्टी यहाँ से उड़ती है, यहाँ से मिट्टी जब उड़ते हुए जाती है, तो होता क्या है, यहाँ से मिट्टी उड़ी और वो डायरेक्ट ना नीचे उसके ऊपर जाएगी। तो अभी जैसे अगर टायर पे मिट्टी पड़ी है तो टायर चलेगा, मतलब ठीक हो जाएगा। अब उस पर इतना बड़ा, यहाँ से मतलब इतना बड़ा तो वो होता है, अब उस पर जब मिट्टी ऊपर जाती है, फिर वो ड्राई हो जाती है या गीली है, नीचे आई, तो वो पूरा बहुत बड़ा सा होता है, मतलब पूरा नीचे तक होता है, वो पूरा गंदा हो जाएगा, पूरा सफ़ेद कलर का हो जाएगा, तो उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मतलब मेरे को उसका कोई पॉइंट दिखा नहीं, तो वो मैंने हटा रखा है। तो ये पूरा ब्लैंक एरिया है। तो एक इसमें ये था कि मैंने टायर हगर जो इसका वो है वो हटा रखा है। लास्ट मॉडिफिकेशन जो मैंने करी है वो आगे वाले टायर पे, पीछे वाले टायर पे हो नहीं पाई वो, तो वो मैंने खुद करी है। वो है इसके टायर पे जो लेटर्स हैं वो आपको वाइट में दिख रहे होंगे, तो ये मैंने खुद इसका वो करा है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये है इसका टायर का जो लेटर्स हैं, इसमें मैंने करा है। पीछे ये नहीं हो पाया क्योंकि पीछे के जो लेटर्स हैं वो थोड़े उभरे हुए हैं, तो उसमें कलर जा नहीं पाया, तो पीछे नहीं है, वो खाली आगे आगे है जो पूरा वाइट हो रखा है। थोड़ी बोनस इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सीट के नीचे हेलमेट लगाने की जगह, रखने की नहीं बट लगाने की, तो वो करते कैसे हैं उसका यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास हेलमेट है और आपको लगाना है, तो नॉर्मली सीट खोलो, पूरा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बस थोड़ा सा खोल लो, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा खोलो, और ये आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो कट है, यहाँ पर अपना स्ट्रैप डालो और इसे बंद करके लॉक कर दो। तो उससे क्या होगा, आपका जो हेलमेट है वो लगा रहेगा। और इसको आप ग्रोसरी हुक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप सीट को अगर देखोगे, ये देखो, ये यहाँ पर हुक है, ये हुक है, तो अगर आपको कुछ बैग टांगना है या कुछ भी टांगना है तो आप इसके अंदर ऐसे टांग लो, टांगने के बाद इसको नॉर्मल सीट को लगा के बंद कर दो, तो वो यहाँ से रहेगा, वो टायर में भी नहीं जाएगा, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो ये एक इसका मतलब हिडन फीचर है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, तो दैट इज़ अ बोनस टिप फॉर यू। उसके बाद एक और चीज़ है कि इसका जो मैंने पहले लगा रखा था वो होता है लीवर प्रोटेक्टर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ मतलब प्रोटेक्टर निकलती है, यहाँ से ऐसे जाती है और इसको प्रोटेक्ट करती है कि अगर आप गिरोगे तो इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपके प्रोटेक्टर पे आएगा। तो प्रोटेक्टर ख़राब हो जाएगा, साइड से वो भी इतना निकला होता है, तो साइड में डैमेज करेगा, इस चीज़ को नहीं करेगा। वो देखने में अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, बट उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है कि देखो, जो ये हैंडल है, अब सिंस बाइक की वाइब्रेशन होती है तो वो हैंडल में आपको फील होगी। तो होता क्या है, इसके अंदर एक रॉड डली होती है, बहुत मोटी सी रॉड होती है मेटल की, जो वाइब्रेशन को डैम्प करती है।
अब जब आप इसमें फोर्क प्रोटेक्टर लगाने जाओगे, तो फोर्क प्रोटेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, लीवर प्रोटेक्टर जब इसमें लगाओगे तो होता क्या है, ये पूरा पार्ट बाहर आता है और इसके साथ पूरा मेटल का जो अंदर वो है ब्लॉक है वो पूरा बाहर आता है, तो ये खोखला हो जाता है। अब इसमें जब आप वो लगाओगे ना लीवर प्रोटेक्टर, तो होगा क्या, जब आप बाइक थोड़ी सी मतलब 50-60 की स्पीड पे भी अगर चलाओगे, ट्रैक्टर को जाने दो, हाँ, तो इस पर अगर आप 50-60 की स्पीड पे भी चलाओगे या रेव करोगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा और आपका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हैंडल भी आपका हल्का हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो स्टेबिलिटी भी आपकी जाएगी, प्लस इसके अंदर जो इतना बड़ा मेटल का पार्ट उन्होंने दे रखा है, कुछ सोच समझ के ही दे रखा होगा ताकि मतलब इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा ना हो, बट लोग क्या करते हैं उसको यहाँ लगा देते हैं, तो दिखने में बहुत कूल लगता है कि अरे अलग ही चीज़ है, लोग देखते हैं एकदम कि ये भाई क्या लगा रखा है, बट उसमें दिक्कत यही है कि अंदर इसका पूरा मेटल निकल जाता है और वो बस खोखला सा यहाँ से इतना सा मेटल उसमें होता है, यहाँ से ऐसे लग जाता है और वो फिक्स भी नहीं होता, क्योंकि अब जैसे आप ये देखो ये रोटेट होता है, ये मतलब बाहर ऐसे निकलेगा नहीं बट ये रोटेट होता है, तो जब आप लीवर प्रोटेक्टर लगाओगे ना तो वो एकदम ऐसे फिक्स नहीं होगा कि एकदम ऐसे करके फिक्स है तो यहीं होगा, उसको आप नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी, तो फ़ायदा क्या हुआ, समझ लो आप चला रहे हो, ज़्यादा हवाई या ऐसा कुछ हुआ वो नीचे हो गया, अब आप गिरे तो वो आपके इसको थोड़ी ना बचाएगा, ये तो लगेगा ही और वो यहाँ नीचे ऐसे और चला जाएगा, आपकी ये भी डैमेज कर देगा, तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस कूल दिखता है। तो ये एक और टिप है जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ जो मतलब जाके लीवर प्रोटेक्टर लगा लेते हैं। बाकी इसमें एक और चीज़ थी जो मैंने लेते ही नोटिस करी थी कि इसकी जो पीछे की सीट है, अभी आप देख सकते हो कोई गैप, मतलब बहुत छोटा सा गैप है एकदम, मतलब ना के बराबर, कुछ इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। तो पहले क्या था, इस सीट में बहुत ज़्यादा ही गैप था, कुछ ज़्यादा ही गैप था, मतलब जैसे अगर ये अभी यहाँ है ना, अगर आप ये देख सकते हो जैसे ये गैप ज़रा भी वैसे नहीं है, ये चीज़ ना यहाँ थी, मतलब थोड़ा आप ऊपर कह लो, इतनी ऊपर होगी, तो उसमें क्या दिक्कत आती थी कि ये अंदर से ना पूरा दिखता था, ये पूरा खुला हुआ था, तो वो एकदम सीट ऐसे वो होती थी, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये यामाहा V3 का फॉल्ट है, ये हर यामाहा V3 में है, खाली इसी में नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर गया था मैं उन्होंने बताया, मैंने कहा मेरी बाइक में ये सीट मतलब एकदम अंदर का दिख रहा है इसमें तो सारा, तो कोई भी मतलब ऐसे हाथ डाल के सीट तोड़ देगा, तो उन्होंने फ़िक्स करा, और जितनी वहाँ पर बाइक सर्विसिंग के लिए आई थी सबके मैंने सीट ऐसे चेक करी, सब में ये इशू था, सारी सीट ऐसी मतलब पीछे से ऊपर उठी हुई थी। तो अगर आप ये बाइक लो तो सबसे पहली चीज़ शोरूम में ही आप बता दो कि इस सीट को फ़िक्स करो, क्योंकि ये बहुत ढीली होती है और मतलब कोई भी इसमें उठा मतलब ऐसे उठेगी तो नहीं, बट हाँ ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो उठ जाएगी, तो यहाँ पर गैप होना ही नहीं चाहिए, एकदम ये फ्लश होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये बाइक लो ना, एक बार ये चेक कर लेना कि इस सीट में ना गैप ना हो। तो एक ये था कि इसके सीट का जो इशू था, बाकी आपको मैं बताता हूँ। और देखो इसकी जो पोजीशन है, अगर आप बाइक देखने से आपको पता लग ही रहा होगा, बहुत स्पोर्टी है, आप एकदम ही पीछे बैठते हो, और हैंडल बार जो है इसके एकदम है, देखो आप एकदम पीछे बैठोगे, प्लस आपके जो पैर हैं, पैर भी देखो कितने पीछे, नॉर्मली बाइक में पैर आगे होते हैं रखने के, इसमें एकदम पीछे रखोगे, एकदम पीछे बैठोगे, प्लस जो हैंडल है, हैंडल एकदम टैंक से भी मतलब नीचे ही है एक तरीके से, तो आप बहुत एकदम झुक के बैठते हो उसमें, एकदम स्पोर्टी पोजीशन में। तो इसको मैं कौन नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो अगर आप ये बाइक ले रहे हो, दोबारा प्लेन जा रहेगा, प्लेन जाने दो फिर बताता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाँ इसका जो पोजीशन है, सीटिंग पोजीशन, वो इसका कौन नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बाइक ख़रीद रहे हो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आप इस पर कैसे बैठोगे, प्लस आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी लोगे, है ना। तो आप इस पर जब अगर बैठते हो ज़्यादा उसके लिए, तो आपके हाथ दर्द हो सकते हैं, पीठ दर्द हो सकती है, बट अगर जो इसे लेता है फिर कंप्लेन करता है कि इसकी पोजीशन बेकार है, हाथ दर्द हो रही है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बात ये बाइक ले रहे हो, इतने पैसे इसमें डाल रहे हो, उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो कि इसकी तो सीटिंग बेकार है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, क्योंकि इसकी सीटिंग बेकार नहीं है, इसकी सीटिंग एक्चुअली रेस वाली पोजीशन वाली सीटिंग है, इसकी अग्रेसिव सीटिंग जिसे बोलते हैं। तो वो एक्चुअली आपको हैंडलिंग काफ़ी अच्छी देती है, क्योंकि आपका पूरा वेट आगे के उस पर आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। तो दैट इज़ नॉट अ कॉन, मतलब हाँ अगर आपको कंफर्ट चाहिए इस बाइक को मत खरीदो, बट अगर आपको फ़न चाहिए, चलाने में मज़ा आए, लोग मेरे को देखें, और आपको परफॉर्मेंस एकदम अच्छी चाहिए, तो आप थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ आपके हाथ दर्द होंगे और आपके कंधे भी दर्द होंगे, पीठ भी दर्द होगी, तो आप मतलब उसको यूज़ टू हो जाओगे, मतलब ज़्यादा बाद में होगा नहीं, मेरे को तो बहुत ही कम हुआ है, तो ज़्यादा इतनी मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो एक बार पहले इसको चला लो अच्छे से, किसी दोस्त की चला लो कहीं किसी, तो एक बार पहले देख लो इसे काफ़ी चला के कि आपको ये सूट कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि आप 2 लाख रुपए की बाइक ले लोगे, उसके बाद बैठोगे
और मतलब फिर चलाओगे फिर कहोगे बेकार है, फिर 1 महीने में बेच दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बनाई ऐसी गई है कि आप इसे मतलब ऐसे चलाओ ताकि आपकी हैंडलिंग अच्छी हो। और तो ये इसका एक पॉइंट है। बाकी एक और चीज़ इसमें लोग करते हैं कि मतलब वो एकदम लीवर प्रोटेक्टर का ही मतलब जैसा है कि इसके यहाँ पर ना लाइट लगा लेते हैं, जो साइड में ना यहाँ पर लगा लेते हैं लाइट, तो वो भी सेम चीज़ है। देखो ये अंदर पूरा भरा हुआ है, लाइट इसमें ऐसे लगेगी नहीं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ये पूरा निकल जाएगा। अब ये पूरा इसका अंदर का निकल जाएगा और यहाँ लाइट लग जाएगी, तो वही है मतलब हैंडल तो पूरा खाली हो गया। अब पूरा हैंडल अगर खाली हो गया तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ, मतलब है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आपके वही हैंडल खाली हो गया, बस लाइट लग गई कि इंडिकेटर दोगे तो लाइट जलेगी। तो इसलिए लुक पे मत जाओ, जो उसकी चीज़ है उस पे जाओ, लुक पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। और बाकी एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट चीज़ है इसकी, कि हर सर्विस पे आप इस बाइक को मतलब इसकी जो फेयरिंग है, देखो फेयरिंग में ना अंदर नट्स होते हैं, जो एक ये हो गया, एक ये है, और अंदर और भी होते हैं, तो उसको ना आप हमेशा टाइट करवा लो, क्योंकि अगर आप फेयरिंग को टाइट नहीं करवाओगे तो वो आवाज़ करने लगेगी, क्योंकि देखो एट लास्ट वो प्लास्टिक तो है ही, तो वो आवाज़ करने लगेगी। तो इससे अच्छा कि वो आवाज़ ना करे, आप उसको हर सर्विस पे जाके टाइट करा लो, तो आपको एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा। अब लास्ट एकदम फाइनल जो कंक्लूजन है, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखो, अब मैं बताता हूँ जो मेरा ओपिनियन है। अगर आपको फ़न राइड वाली बाइक चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको लुक्स भी चाहिए, आपको फ़ीचर्स भी चाहिए, डुअल चैनल ABS चाहिए, बड़े बड़े टायर चाहिए, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, तो यस आप ये बाइक ले लो। बहुत अच्छी बाइक है, इंजन काफ़ी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, एक्सेलरेशन एकदम बढ़िया है, 200 सीसी बाइक्स को पीछे छोड़ देती है, और क्या चाहिए। तो अच्छी है ये बाइक। बट अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए, जैसे आपको पीछे मम्मी को बैठाना है, अब अगर इसमें आप मम्मी को बैठाओगे, पहली बात इसकी सीट बहुत छोटी है, तो अगर आपकी मम्मी नॉर्मल ऐसे बैठेगी कि एक पैर उधर और एक पैर उधर, तब तो ठीक है। बट अगर वो साइडवेज बैठती हैं, जैसे मोस्टली लोग बैठते हैं, तो इसमें आप देखो फुटरेस्ट नहीं है, तो उनको पैर कहाँ रखने पड़ेंगे। और ये देखो कितना ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। हमारा वोरा जो राइडर का है और जो पिलियन है उसका देखो कितना ऊपर है। तो अगर यहाँ पर कोई आंटी बैठती है जैसे, तो उनका पैर इस पे उनको रखना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, तो ये ज़रा भी फीज़ेबल नहीं है। तो इस पे अगर आपको फैमिली बैठानी है तो, या किसी बूढ़े इंसान को बैठाना है, तो ज़रा भी अच्छी बाइक ये उस चीज़ के लिए नहीं है, आप उस चीज़ के लिए मत लो। बट अगर आप यंग जनरेशन में आते हो या आपको किसी को पीछे नहीं बैठाना, सिंगल चलाना है, तो आप ले सकते हो। बाकी मेरे को इसमें और कुछ भी ख़राबी नहीं लगी। यामाहा का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी पहली यामाहा की बाइक यही है। इससे पहले मेरे पास पल्सर थी, तो ऑब्वियसली पल्सर से ही अपग्रेड है। तो यस, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक ख़रीद सकते हो, क्योंकि आपको 150 सीसी में इससे बेटर बाइक तो मिल ही नहीं सकती, अभी तक नहीं आई है। तो और यामाहा का इंजन काफ़ी जाना था कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है यामाहा का। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, 33 मिनट्स अभी दिखा रहा है मेरी रिकॉर्डिंग में। तो इसमें से कुछ कट करने वाला भी नहीं है कि कुछ इसमें मैं कट कर दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को क्रूशल लगी, तो वो मैंने बता दी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, मेरे को रिव्यू करनी थी। तो ये इतनी डिटेल्ड रिव्यू है कि अगर कोई कंसिडर कर रहा है इसको लेना नहीं लेना, तो ये वीडियो देख के ना उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसको मैं जल्दी से जल्दी एडिट करके अपलोड करूँगा। सो ये था यामाहा R15 वर्जन 3 2021 का एक डिटेल्ड रिव्यू, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।